हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 12 की यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी बेस फिजिक्स की क्लास चल रही है, जिसमें मैंने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और 5वें वीडियो के लास्ट टॉपिक को मैंने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और इसके पश्चात विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है बच्चों, ये लास्ट टॉपिक था। उस वीडियो को जाकर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इसके बाद वाली टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और आज वाली टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है विद्युत बल रेखाएं। जो हैं इनके गुण प्रॉपर्टी के बारे में हमको समझना है कि इनके गुण क्या क्या होते हैं, और इसके पश्चात एक हेडिंग और पढ़ेंगे जिसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। और टाइम अगर जो ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बना तो और भी इसमें 2-3 टॉपिक ऐड किए जाएंगे। चलिए आज का पहला हेडिंग हम लगाते हैं बच्चों। आज का आपका पहला हेडिंग जो है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बल रेखाओं के गुण बच्चों, इसको अगर जो हम अंग्रेजी में लिखना चाहें, बोले तो सीबीएसई बोर्ड में लिखना चाहें तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये आपने हेडिंग लगा लिया होगा। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या था, मैं पहले बताता हूँ। पहली पॉइंट इसमें आपको लिखना है, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो इन्हीं बिंदु आवेशों से निकलती हैं। कौन? एक प्लस और एक माइनस से बनती हैं। ठीक है, तो प्लस वाले से विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती, अर्थात धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऋणावेश पर जाकर क्या हो जाती है बच्चों, समाप्त हो जाती है। तो पहली पॉइंट ये होगी कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। पहली बात क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी आपस में काटती नहीं है। जैसे हमने प्लस वाला बनाया और यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, ढेर सारी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये आपस में कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर जो आपस में कहीं कट कर देंगी, ये रेखाएं आपस में कहीं कट कर देंगी तो इसकी दो दिशाएं संभव हो जाएंगी, जो असंभव होता है। एक बल रेखा के लिए 2 दिशाएं असंभव होता है। ठीक है, तो इसकी 2 दिशाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर जो बाजू ये इसको ये काट दिया, सपोज मान लेता हूँ ये काट दिया, तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो किसी एक लाइन के लिए 2 दिशाएं संभव नहीं हो सकती, इसलिए ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट हम बनाने के लिए तीसरा पॉइंट थोड़ा समझिएगा। जैसे तीसरा पॉइंट होता है कि प्लस और माइनस है, ठीक है, तो प्लस से निकलकर माइनस पर जाकर समाप्त हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, प्लस से निकलकर ये माइनस पर जाकर समाप्त होती हैं बल रेखाएं। तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और जो बल रेखा है, अगर जो इस पॉइंट के इस रेखा के किसी बिंदु को ले लें और इस पर हम स्पर्शी ऐसे खींच दें तो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ये निरूपित कर जाएगा। अगर जो किसी पॉइंट पर आप स्पर्शी खींच रहे हैं तो वह स्पर्शी क्या दिखाएगा कि यह इसकी दिशा है, दिशा को निरूपित करेगा। किसी बिंदु पर अगर जो हम क्या करेंगे, स्पर्शी खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वह उसकी दिशा को निरूपित कर जाएगा। बच्चों तीसरी पॉइंट भी क्लियर हो गई होगी। चौथी पॉइंट के बारे में समझते हैं। चौथी पॉइंट ये है कि ये जो रेखाएं हैं ये बड़ी लचकदार होती हैं। जैसे डोरी नहीं होती, डोरी को ऐसे हिला दो तो इनमें लचक आ जाता है, तो ये बहुत ही लचकदार होती हैं। इसीलिए विपरीत चिन्हों में क्या होता है, लचकदार होने की तरह लचकदार होने के कारण ये बल रेखाएं आपस में जो विपरीत चिन्ह वाले होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं लचकदार होने के कारण। अगर जो लचकदार ना होता तो देखिएगा, अगर जो लचकदार ना होता तो ये सीधे बिल्कुल निकल जाता, ये माइनस को खींच ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर जाते हैं, ये अपनी तरफ आकर्षित कर लिए जाते हैं लचकदार होने के कारण।
चौथा पॉइंट इसमें हम लिख चुके हैं। पांचवा पॉइंट समझेंगे बच्चों। पांचवा पॉइंट क्या है, देखिए पांचवा पॉइंट ये है, देखिए बच्चों, जैसे ये बल रेखा है पांचवा पॉइंट, तो ये अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, अपनी लंबाई के देखिए ये लंबाई है, तो अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में इधर या इधर हटने का प्रयत्न करते हैं। हटने का मतलब लचकदार तो होते हैं, लेकिन जैसे ये इसकी लंबाई है, तो अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में क्या करते हैं, हटने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन कब हट पाएंगे, जब कोई दूसरा आवेश, वही आवेश क्या आ जाए, वही आवेश दूसरा सेम प्लस है तो प्लस आ जाए, तो ये क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को मोड़ देंगे ऐसे। तो भाई क्या नाम है, एक दूसरे से क्या हो गए, मतलब मुड़ गए, एक दूसरे से क्या हो गया, मतलब देख कैसे मोड़ लिया एक दूसरे को। कारण क्या है, क्योंकि ये अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में हटने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए विपरीत समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बच्चों ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। जहां कहीं भी दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करिएगा, आपके लिए हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा इस वैद्य एजुकेशन चैनल से बच्चों। इसलिए इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। आइए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं बच्चों। अगला हेडिंग है वैद्युत। पॉइंट खत्म हो गया, 5 बातें हुआ आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही अच्छी बातें हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये होती क्या है, देखिएगा बच्चों। पहली बात देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होती है, कोई एक विद्युत क्षेत्र ले लिया जाए। पहली बात क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र हो, ठीक है ना। कोई एक विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को हमेशा क्यू नॉट मानेंगे। छोटा सा आवेश होता है, मच्छर की तरह आवेश होता है, बहुत छोटा होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। एक चूंटी की समान एक आवेश बहुत ही न्यूनतम होता है किसी की अपेक्षा, इसका मान बहुत कम होता है और पॉजिटिव ले आता है और इसको क्यू नॉट ले जाता है। इसी को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, मच्छर आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। तो मच्छर आवेश को हम क्या करते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, कोई एक दूसरा आवेश होगा तभी तो विद्युत क्षेत्र निकालेगा। किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे मान ले रहा हूं यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो ये इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर जैसे इसको लाएंगे तो इस पर एक बल लगेगा। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश ये ले लीजिए, विद्युत क्षेत्र है ही, विद्युत क्षेत्र है ही। तो यहां से क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश में लगने वाला जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो E इक्वल टू ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से प्रदर्शित कर देते हैं और यह सदिश राशि होती है, भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लेकिन कहाँ, विद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ से E बराबर F अपॉन क्यू नॉट फार्मूला निकल के आता है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो ये बताएगा आपको क्यू नॉट इंटू ई सदिश, यहाँ से ये बताएगा। अब बताइए, इसमें थोड़ी सी डाउट है कि ये एनसीईआरटी में लिखा है और यह अनेक किताबों पर आता है। यह जो इक्वेशन है ये अनेक किताबों पर आता है और ये एनसीईआरटी लिखती है। बाबू यह बता रहा है, यह इक्वेशन ये दर्शा रहा है कि वैद्युत बल के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, विद्युत बल के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और यह क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब है यानी विद्युत क्षेत्र जब है तब हमारा बल लगेगा, अन्यथा बल नहीं उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बल उत्पन्न हो रहा है, यह इसको दर्शा रहा है। और यह दर्शा रहा है कि हमारा जो बल है
बल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो मैथमेटिकली तो दोनों सही है, लेकिन साइंस के रूप में अगर हम देखेंगे, फिजिक्स के रूप में अगर जो हम डेरिवेशन पर चाहेंगे तो हमारा इक्वेशन ये सही माना जाता है। वैसे आप दोनों लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, इस फार्मूले से हम इसका मात्रक निकालेंगे और बीमा निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा, पहले हम मात्रक की चर्चा करते हैं। तो मात्रक की अगर हम चर्चा करेंगे बच्चों, तो ये बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इतनी बात तो आप क्लियर समझ गए होंगे, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन फॉर न्यूटन, सी फॉर कूलाम, ठीक है। अब इसकी बीमा की चर्चा करते हैं, तो बीमा हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों। बीमा क्या होती है, उस बीमा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बीमा जो होती है बच्चों, न्यूटन की बीमा होती है एम एल टी पर -2 होती है न्यूटन की बीमा। याद होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का m हो जाएगा, त्वरण का एल टी पर -2 हो जाएगा, तो एम एल टी पर -2, ये बीमा निकल के आ जाएगी। और कूलाम का होता है जो Q बराबर हम जानते हैं I इंटू टी होता है, और I के लिए A और T के लिए कैपिटल T का इस्तेमाल किया तो AT यहाँ से बन जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, देखिए T के पावर माइनस, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, पहले से 2 था, एक और आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये अकेला है तो -1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसकी बीमा, एम एल टी पर -3 और ए पर -1। और ये भी याद रखिएगा, बीमा को हमेशा इस बड़े ब्रैकेट के बीच में रख देंगे, डायमेंशन को, बीमा को हम बड़े ब्रैकेट के रूप में रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इसकी बीमा, यहाँ भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन लास्ट में आप लगा दीजिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। तो इसकी बीमा ये निकल के आ गई, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। प्लस से विद्युत क्षेत्र निकलेगा, माइनस से माइनस पर जाकर विद्युत जो बल रेखाएं हैं प्लस से निकलती हैं और माइनस पर जाकर समाप्त होती हैं। तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि प्लस से बाहर की ओर निकल रही हैं और माइनस पर जाकर समाप्त हो रही हैं, ठीक है ना। मेरी बात क्लियर हो चुकी है। ये टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्लियर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छी टॉपिक थी, बहुत ही बार बोर्ड में पूछा गया है, बीमा मात्रक सब कुछ पूछा गया, इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद वाली हेडिंग जो है, इसके बाद वाली जो हेडिंग है वो हेडिंग है आपकी, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हेडिंग लगा दे रहे हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to a point charge, due to a point charge, ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश हो गई। अब इस बात को समझिएगा, हमको कहती है किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश ले लीजिए और उसके कारण हमको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्या है देखिएगा। अच्छा, एक बात हमें बताइए कि बल जो है, जो हमने बल निकाला वो सदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला वो भी क्या है, सदिश राशि। याद रखिएगा, वैद्युत बल और क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा ई निकल रहा है और जो एफ निकल रहा है, ये दोनों सदिश राशि हैं। यहाँ जो आवेश लेंगे, आवेश एक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन ये बात अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लीजिएगा। यहाँ जो माइनस चिन्ह आवेश को दर्शाएगा वो सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, दिशा को विपरीत दिखाएगा। माइनस चिन्ह हम सवालों में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जहां माइनस चिन्ह होगा वो सिर्फ डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा। इसीलिए ये बात मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बोर्ड में भी मिलेंगे। यहाँ तक कि आप नीट लेवल तक की और जे मेंस लेवल तक की तैयारी करेंगे तो यहाँ से आप देख कर जाकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो कर ही लेंगे।
अच्छी तरीके से आप अगर जो समझेंगे तो। आइए, मेरे पास एक आवेश है, क्योंकि बिंदु आवेश कहाँ है, इस बिंदु आवेश, देखिए आप लोग को लिखना होगा, तो माना एक आवेश है Q, Q0 है, Q है, और एक इस किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर, मतलब किसी कारण कहीं भी, अब चूंकि ये बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश को हमने क्या मान लिया, क्यों मान लिया। अब ये विद्युत क्षेत्र निकाले, अपने चारों तरफ से विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं निकालेगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, एक क्षेत्र बन जाएगा इसका। ठीक है, अब जब उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लाने का प्रयास करेंगे आप, जैसे मान ले रहा हूं, एक हमने अभी बताया मच्छर आवेश, मच्छर आवेश को हम क्या मान लेंगे, Q0 मान लेंगे। इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। मच्छर आवेश को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। मच्छर आवेश को क्या बोलते हैं बच्चों, परीक्षण आवेश बोलते हैं। अब परीक्षण आवेश को जैसे ही इसके समीप लाओगे, इसके क्षेत्र में, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लगने लगेगा। अब चूंकि ये परीक्षण आवेश हमने प्लस में माना है, अब मान ले रहा हूं यहां हमने लाया, इसकी दूरी जो रखी वो R रखी, कितनी रखी, R रखी। तो बाबू चूंकि इसका वैद्युत क्षेत्र चूंकि प्लस है, तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर ही निकालेगा, तो इस पर उसी दिशा में, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगने लगेगा, जिस बल का नाम होगा F। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E निकालनी है, लेकिन लगेगा पहले बल आपका F ना, किसके कारण, इस बिंदु आवेश Q के कारण, इस Q, क्योंकि भाई साहब हमको इसके कारण निकालना है, कहीं भी निकालना है, तो जहां निकालना है वहां क्या मान लेते हैं, एक बिंदु आवेश लाकर रखते हैं, तो देखते हैं कितना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले हम उस पर निकाल लेते हैं बल, और बल निकल जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश, क्योंकि हमको परीक्षण करना है ना कि कहाँ क्या लग रहा है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ परीक्षण आवेश, मच्छर आवेश मानना ही मानना पड़ेगा। तो R दूरी पर हमने मान लिया, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर प्लस के कारण निकलती है, तो ये इस दिशा में बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र निकाल रहा है, और इसके कारण इस दिशा में एक बल भी लगेगा। तो Q0 पर बल क्या हो जाएगा, Q0 पर क्या हो जाएगा बच्चों, बल, Q0 पर बल क्या हो जाएगा, Q0 पर बल का नियम जानते हैं, 1/4πε0। अगर जो माध्यम को हम K मान लें, K माध्यम है, अगर जो माध्यम कोई होता तो हम K मान लेते, लेकिन K माध्यम का वायु मानते हैं, और K का वायु माध्यम का परावर्तनांक K होता है, इसीलिए हम यहाँ अभी के लिए हम वायु में ही रखते हैं, निर्वात या वायु में। अब यहाँ से चर्चा करते हैं, Q1 Q2 बटे R² होता है, परंतु आप देख रहे हैं ये क्या है, Q है, और ये क्या है, Q0 है, ये है ना, Q1 Q2 बटे इनके बीच की दूरी R² है। अच्छा, एक बात और है, अगर दिशा डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हमने कहा था कि उसकी दूरी के कैप से गुणा कर देंगे तो डायरेक्शन को भी निरूपित कर जाएगा। नहीं, बात क्लियर है। अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं, लिखेंगे तो सदिश हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिशा को दर्शाता है, और किसी चीज के लिए लाया नहीं है, सिर्फ दिशा को निरूपित करेगा। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां से हमने बल निकाल लिया। अगर जो कोई माध्यम मानना चाहेंगे तो आप K माध्यम मान सकते हैं, लेकिन हम माध्यम यहाँ K की वैल्यू कितनी रख दी है, 1 रख दी है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि K की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु की बात हो रही है। आप अगर जो कोई माध्यम मानेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, K से डिवाइड करना पड़ेगा, इसी परावर्तनांक, उस माध्यम के परावर्तनांक, लेकिन यहाँ माध्यम का परावर्तनांक कितना, 1 है। ये अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठा लीजिएगा। ठीक है, सदिश वेक्टर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, सदिश वेक्टर के रूप में, चूंकि हम जानते हैं बच्चों कि E बराबर क्या होता है बच्चों, देखिए हमने परीक्षण आवेश को माना है, तो E बराबर इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। अच्छा, आपकी वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया है कितना, 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे R² इंटू R कैप बटे क्या हो जाएगा, Q0। देखिए ये नीचे है तो नीचे आ जाएगा, तो ये Q0 से Q0 कैंसिल आउट कर जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा बन के आएगा, क्या बन के आ जाएगा, 1/4πε0 Q बटे R² और इंटू R कैप। ये कौन सा रूप है, ये सदिश रूप है, सदिश रूप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुकी है। ये सदिश रूप है, ध्यान दीजिएगा, सदिश रूप है। यदि हम नॉर्मली लिखना चाहें या इसी को लिख सकते हैं क्या, E बराबर 1/4πε0 किसी बिंदु आवेश के कारण लगने वाला R दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो Q बटे R², जितना आवेश आपको दिया रहेगा उसके R² से भाग दे देंगे, 1/4πε0 का गुणा रहेगा, तो हमका E मिल जाएगा। बुझला, समझ में आ गई बात। तो यहां से ये बात क्लियर हो चुकी है। अब अगर जो यदि माध्यम हो,
माध्यम हो तो क्या हो जाएगा, माध्यम के हो, यहाँ से लिख सकते हैं माध्यम के हो तो क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, इसी में के से डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये बन के आ जाएगा। ठीक है ना, ये समीकरण बन के जाएगा। तो ये समीकरण याद कर लीजिए, या याद कर लीजिए, या तो याद कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बहुत आसान है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण कहीं भी आप किसी भी इससे जितनी भी दूरी पर आप निकालना चाहेंगे, क्या करना पड़ेगा, वहां एक परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा, उस पर बल लगा दीजिएगा और इक्वल टू बल अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा, डायरेक्टली वो फार्मूला बन के आ जाएगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण हमको किसी दूरी पर क्या करना है, अगर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो इस फार्मूले को डायरेक्टली हम प्रयोग में लाएंगे, ना कि इसको सॉल्व करेंगे। अगर जो बोर्ड में आ गया कि आप इसको सॉल्व करिए तो आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बाकी यह फार्मूला ज्यादातर आपका सवालों में उपयोग होता है। समझ में आ रही बात? तो इस फार्मूले को आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद वाली टॉपिक जो भी रहेगी, इससे चर्चा होने वाली टॉपिक, कुछ नोट्स रहेंगे, कुछ पॉइंटें रहेंगी, अगली क्लास में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। वीडियो बड़ा ना बने इसलिए इस क्लास को यहीं रोका जा रहा है। वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा बच्चों तो आप अधिक से अधिक इस चैनल को सपोर्ट करवाइएगा और अपने खुद के नॉलेज को और अपने दोस्तों के नॉलेज को बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।